हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिग्रेशन को कंप्लीट किया था, उसके प्रॉपर्टीज को देखा था। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं जो है वो है जी प्रॉपर्टी और उसके कुछ बेसिक टर्म्स। नहीं, हाँ जी सर। तो सबसे पहले ये बताइए प्रोबेबिलिटी बोलते किसको है, होता क्या है? अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि सर आज ना बारिश होने की संभावना है? सर ऐसा है कि लगता है ऐसा हमको कि रिजल्ट मेरा जो है वो 90% से ऊपर आएगा। सर ऐसा लगता है कि आपका ना जब हम सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा। तो ये जो लगता है, संभावना है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं सर? पॉसिबिलिटी के। नहीं, हाँ जी सर। तो सॉरी, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं चांसेस। नहीं, किसका चांसेस? कि क्या होगा या नहीं होगा, इसका एस्टिमेशन लगाना। नहीं, हाँ जी सर। तो आइए चलते हैं कहां सर? चलते हैं आपके टॉपिक में यानी क्लास में। आइएगा जी, देखिएगा। सबसे पहले क्या बोला? प्रोबेबिलिटी। कह रहा है इन आवर डे टू डे लाइफ प्रोबेबिलिटी और चांस इज वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म। सही बात है भाई, बोल रहा है अगर डे टू डे लाइफ में प्रोबेबिलिटी या फिर चांस, प्रोबेबिलिटी बोल लीजिए या फिर चांस बोल लीजिए, इज वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म। हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग यूज करते हैं। कह रहा है sometimes we used to say probably it may rain tomorrow। तो हाँ, हम लोग ये यूज करते हैं कि भाई साहब probably it may rain tomorrow, कल बारिश हो सकती है या लगता है ऐसा कि बारिश हो सकती है। probably Mr. X may come taking his class today। बोल रहा है कोई एक टीचर है, वो क्लास लेने की संभावना है, आज टीचर्स क्लास ले लेंगे, आज रिजल्ट आने की संभावना है, ये सारा बात बोलते हैं। कह रहा है probably you are right, ऐसा संभवता है तुम सही हो, ऐसा हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ऑल दीज टर्म्स पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी कन्वे द सेम मीनिंग। तो ये सारी पॉसिबिलिटी जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग चांस भी कहते हैं, वो सारा सेम मीनिंग को डिफाइन करता है। क्लियर बात? हाँ जी। कह रहा है बट इन स्टैटिस्टिक्स probability has a certain special connotation unlike the layman's view। तो probability का देखिए statistics में कुछ स्पेशल कॉनोटेशन है, मतलब उसका कुछ सब्जेक्टिव मीनिंग है। क्या मिलता है आइए देखते हैं। कह रहा है द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज डेवलप्ड 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ। इट हैज गॉट its origin from games, tossing coins, throwing a dice, drawing a card from a pack। तो इसका ओरिजिन कहां से आया? खेल से आया। जैसे कॉइन को क्या करना? टॉस करना, आपका डाइस को थ्रो करना। नहीं, उसी तरीके से कार्ड को निकालना 56 कार्ड में से। नहीं, कह रहा है in 1954 Antoine Gorband had taken initiation and interest in this for this area। तो कौन थे जी? एंटोइन गॉर्बैंड। ये इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई इस तरह का भी कोई चीज हो सकता है। कह रहा है आफ्टर हिम मेनी ऑथर्स इन स्टैटिस्टिक्स हैड ट्राइड टू रीमॉडल एंड द आइडिया गिवन बाय द फॉर्मर। तो इसके बाद बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स आए और उन्होंने अलग अलग तरीके का रीमॉडल करने की कोशिश करी। कह रहा था प्रोबेबिलिटी हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ बेसिक टूल्स क्या है? प्रोबेबिलिटी है। Sometimes statistical analysis become paralyzed without the theorem of probability। बोल रहा है कुछ टाइम के लिए, मतलब कभी कभी ऐसा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो जाता है पैरालाइज, मतलब नहीं संभव हो पाता है किसके बिना? थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बिना। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन इवेंट इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट अमंग इवेंट्स ऑफ ए लाइक शॉर्ट। गैरेट ने इसका डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ सर? सिंपल सब, प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि चांस, या और इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी नहीं, हाँ जी। तो होने या ना होने की संभावना, दैट इज
प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात? हाँ जी। अब आइए प्रोबेबिलिटी समझने के लिए उसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको समझते हैं। सम बेसिक टर्म्स के बारे में क्या बोल रहा है देखिएगा। कह रहा बिफोर वी गिव डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इट इज नेसेसरी टू डिफाइन द फॉलोइंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म वाइडली यूज्ड इन इट्स स्टडी। तो स्टडी जब करेंगे प्रोबेबिलिटी का तो ये सारा टर्म यूज होगा, तो आइए क्यों ना पहले हम उसको ही समझ लेते हैं। नहीं देखिए, एक्सपेरिमेंट बोला, एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या होता है देखिएगा जी। इसको बोला गया कि जब भी हम कोई ट्रायल करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो उसके दो पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं, क्या? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमने उसको क्या कहा? हमने उसको कहा कि भाई साहब हमने एक एक्सपेरिमेंट करा। जब हम एक डाइस को उछालते हैं, लूडो वाला डाइस होता है ना वो, हाँ, तो उसको जब उछालते हैं तो भी हम कहते हैं कि क्या हमने एक एक्सपेरिमेंट करा। तो मेनली इसका डेफिनेशन क्या कि जब हम कोई भी एक ट्रायल कंडक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बात? हाँ जी। आइए देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन वी कंडक्ट अ ट्रायल टू ऑब्टेन सम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। क्या बोला कि जब भी हम कोई ट्रायल कंडक्ट करते हैं सम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल दिया देखिएगा। कह रहा है टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, कि आप एक सिक्का है आपके पास और आप उसको टॉस कर रहे हो, दैट इज एक्सपेरिमेंट। अब उसके दो पॉसिबल आउटकम है। कह रहा है इट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जांपल कह रहा है रोलिंग अ फेयर डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर आप फेयर डाई, एक डाइस को फेंक रहे हो तो भी वो क्या है? वो एक्सपेरिमेंट है। और कह रहा है इट हैज 6 पॉसिबल आउटकम। क्या क्या? या तो एक आएगा, अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या 6 आएगा, क्योंकि उसमें 6 नंबर होते हैं तो 6 आने की चांसेस हैं। कह रहा है ऑन द अपर मोस्ट फेस अ डाई। तीसरा क्या? ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स मतलब 52 पत्ते। 52 पत्ते को अगर में से एक कार्ड को निकाला जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हम 1/52 उसका क्या है? आपका आउटकम्स है। तो इसीलिए इसके 52 पत्तों के कितने आपके आउटकम हो गए सर? 52 आउटकम्स हो गए। देखिए कह रहा है इज एन एक्सपेरिमेंट। क्या? ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, जो खेलने वाले कार्ड है 52 पत्ते के, उसमें से किसी भी कार्ड को क्या करना? शफल करना, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। और इट हैज 52 आउटकम्स। इसके क्या है? 52 आउटकम्स है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए अब नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखें। हाँ जी सर देखते हैं। दूसरा है जी इवेंट्स। इवेंट्स क्या हुआ कि पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल। जब भी हम एक, जैसे अभी तक हमने क्या देखा था? ट्रायल किया तो इवेंट, ये क्या नाम थे? एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते थे कि एक ट्रायल को कंडक्ट करते थे। हाँ जी, ट्रायल को कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट। अब उस ट्रायल का आउटकम कितना आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स। जैसे अगर मैं कहूं कि एक सिक्का को उछाला गया तो दो पॉसिबल आउटकम है, लेकिन क्या बोलते हैं? या तो हेड आना या टेल आना। तो अगर मैं बोलूं कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है तो 1/2, सिंपल। तो वही बोल रहा है कि इवेंट्स इसको बोलेंगे द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल और एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट्स। तो सिंपल सा बात समझिएगा कि जब हम बोलेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा ट्रायल हम कंडक्ट किए, एक सिक्का को उछाले, जितना पॉसिबल आउटकम हुआ वो मेरा क्या, वो एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन हम इवेंट की बात करें तो जितना पॉसिबल आउटकम हुआ एक ट्रायल या एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, ट्रायल कंडक्ट करो, एक्सपेरिमेंट, उस ट्रायल का रिजल्ट कितना आया उसको इवेंट्स, आउटकम कितना आया इवेंट्स। Events are the generally denoted by capital letters A, B and C. So examples क्या बोल रहा है? If a fair coin is tossed, अगर एक fair coin को टॉस किया गया, the outcome of head और tail are called events. देखिए तो ध्यान रखिएगा, अगर fair coin का सिर्फ टॉस किया गया तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ गया हेड या टेल, दैट इज कॉल्ड इवेंट। कह रहा है if a fair die is rolled, the outcomes 1 2 3 4 5 6 is appearing called upon the events.
तो जब एक डाइस को उछाला गया वो आपका एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया 1/6, तो दैट इज कॉल्ड क्या, इवेंट्स। अब आ जाए एग्जॉस्टिंग इवेंट्स। एग्जॉस्टिंग इवेंट्स क्या हो गया, बोला टोटल नंबर ऑफ आपका क्या, ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि कितना नंबर आपका पॉसिबल आउटकम है। अगर मैं ये कहूं कि एक हम डाइस फेंक रहे हैं और उस डाइस के फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या है, 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड क्या, आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखिए कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ ए ट्रायल और एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देख रहे हो कितना पॉसिबल आउटकम है किसी ट्रायल या एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग क्या बोले सर, उसको हम लोग बोल दिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कह रहा है इन अदर वर्ड्स if all possible outcomes of an experiment are taken into consideration then such events are called exhaustive events। तो अगर अगले मतलब नई तरीके से कहें कि अगर सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक्सपेरिमेंट में कंसीडर कर लिया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। एग्जांपल देखें, हाँ देखिए सर, कह रहा है इन द केस ऑफ अ टॉसिंग अ टॉय द 6 सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 1 2 3 4 5 6 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हैं तो उसका एग्जॉस्टिव इवेंट क्या हुआ, 6 के 6 जो आपकी पॉसिबिलिटी है आने की वो उसके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। कह रहा है इन द केस ऑफ टॉसिंग कॉइन, अगर एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है या उछाला जाता है तो उसके 2 आपके 4 आउटकम से क्या, हेड और टेल, और यही एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। अगर 2 डाइस को आप उछालते हैं, कह रहा है इन द केस ऑफ 2 डाइस, अगर 2 डाइस को एक साथ उछालते हैं तो सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाता है, 36। कैसे, ये देखिएगा, हो सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ये चीज है, क्या हो सकता है 1 1 आ जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 आ जाए, हो सकता है 1 4 आ जाए, हो सकता है 1 5 1 6। उसी तरह से हो सकता है 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करते करते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आपके आ सकते हैं, यानी कि 36 यही पॉसिबल आउटकम आपके आएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या होता है, बोलता है हर इवेंट के आने के चांसेस कितने होते हैं, कोई भी इवेंट जो आता है उसके चांसेस कितने होते हैं, इक्वल चांसेस। तो वही इसीलिए बोला इक्वली लाइकली, मतलब कोई भी अगर चांसेस है किसी इवेंट का होने का तो वो इक्वल है, बराबर बराबर है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है। आइए देखिए, कह रहा है द इवेंट्स आर सेट, एक मिनट, the events are said to be equally likely if the chances of happening of each event is equal or same। जैसे अगर एक सिक्का को उछालें तो उसका हेड या टेल आने का प्रायिकता क्या, सेम 1/2 1/2 सिंबल होगा। हाँ जी सर। क्या इन अदर वर्ड्स इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली when does not occur more often than occurs। बोला एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, सिंपल। इक्वली लाइकली का क्या मतलब, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम सीधा सीधी बोले कि अगर हम बात करें होने या ना होने का तो वो बराबर चांसेस है। दैट्स इट। एग्जांपल क्या है, कह रहा है इफ अ पेयर कॉइन इज टॉस्ड, अगर एक कॉइन को सिक्का को उछाला जाए तो द इवेंट्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। जो इवेंट्स होगा हेड या टेल उसके आने के चांसेस क्या, इक्वली है। कह रहा है इफ अ डाइस रोल एनी फेस इज लाइकली टू कम as any other face, hence the 6 outcome 1 2 3 4 5 6 are pairing of the equally likely events। तो बोल रहा है भाई साहब एक डाइस को भी फेंकेंगे तो हर बार आने का चांसेस क्या है, 1/6। हर चीज 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो एक बार आने का चांसेस क्या है, 1/6। ठीक है। अब चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं सर, डिपेंडेंट इवेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, लिख देता हूं, डिपेंडेंट इवेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है सर। डिपेंडेंट का मतलब क्या सर, सामने वाले पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। आइए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। तो बोल रहा है इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली तब कहेंगे जब दोनों एक साथ, कोई इवेंट दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा है। एक ट्रायल में 2 इवेंट कर रहे हैं, दोनों पॉसिबल नहीं हो रहा है। कह रहा है इन अदर वर्ड्स
टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर इन अ सिंगल ट्रायल। ये बात बहुत 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 ध्यान से समझिएगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब बोल रहा है भाई साहब एक इवेंट हुआ तो दूसरा नहीं होगा। हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर इन द सिंगल ट्रायल। मतलब मैं सीधे सीधी बात है, एक प्लेट खाना है, मुझे भी खानी है, आपको भी खानी है, अगर मैंने खा लिया तो आप कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो वही कह रहा है कि अगर कोई इवेंट हो गया तो सामने वाला ऑटोमेटिक वो इवेंट नहीं होगा। इसीलिए ये वर्ड यूज किया कि टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दो इवेंट्स तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा व्हेन हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड हैपनिंग ऑफ अदर। हैपनिंग ऑफ मतलब हैपनिंग ऑफ वन मतलब मैंने को खाना मिला था, मैंने खाना खा लिया, तो अदर क्या हो जाएगा, नॉन हैपनिंग हो जाएगा, एक्सक्लूड कर जाओगे आप। ठीक है, हाँ जी। देखिए आप एग्जांपल से समझिए और अच्छे एग्जांपल से। कह रहा है इन अ टॉसिंग कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए, द इवेंट्स ऑफ हेड एंड ट्रायल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज दे बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। अगर हम एक सिक्का को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ में नहीं आ सकता। ऐसा हम नहीं कह सकते हेड भी आएगा और टेल भी आएगा, नहीं, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसीलिए ऊपर वाला हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड हैपनिंग ऑफ अदर्स, मतलब अगर हेड आ गया तो टेल खुद ब खुद चला जाएगा, अगर टेल आ गया तो हेड खुद ब खुद चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिपेंडेंट इवेंट्स। कह रहा है आइदर हेड अकर्स और टेल अकर्स, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, द अकरिंग ऑफ हेड एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ टेल। तो ये बोल रहा है कि दोनों साथ में नहीं आ सकता। अगर हेड आ गया तो टेल आने की संभावना खत्म, यानी कि एक्सक्लूड कर देगा। चलिए, कह रहे हैं टॉसिंग अ डाई, द इवेंट्स 1 2 3 4 5 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज ऑल द 6 इवेंट्स कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल ट्रायल। किसी भी सिंगल ट्रायल में, अगर कोई सिंगल ट्रायल है, मान लो कि एक हम डाइस को ही उछाल देते हैं, अरे वो डाइस मतलब लूडो वाला गोटी, तो उसको अगर हम उछाल देते हैं तो भाई एक बार हम उछालेंगे तो क्या 5 और 6 आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6 आएगा, बस इतना ही आ सकता है। हाँ जी सर, तो इसको एक जो आया उसके अलावा यही था ना कि सिंगल ट्रायल में एक बार में एक ही आ सकता है। अगर मान लो 1 आया तो 5 उधर क्या हो गए, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए। तो वही बोल रहा है कि इफ नंबर 1 टर्न्स अप none of other 5 can turn up। अगर एक बार एक आ गया, ऐसा होता है ना जब लूडो खेलते खेलते गोटी फेंकते हैं, जैसे गोटी फेंके तो आ गया एक, अब एक आने के बाद हमारा दूसरा चांस मिलता है क्या कि नहीं 6 लाने के लिए फिर से दो हमको मौका, नहीं, एक बार में एक ही। तो अगर एक ट्रायल हुआ और एक चांस आ गया तो फिर पांचों ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया। पांचों मतलब 2 3 4 5 6, ये वाला एक्सक्लूड हो गया। अब चलते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, आइए समझते हैं, इसको आराम से समझेंगे। नहीं, हाँ जी सर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहने का मतलब कहता है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी सर, आइए देखते हैं। कह रहा है लेट देयर बी 2 इवेंट्स ए एंड बी, ए और बी 2 इवेंट्स है। A is called complementary event of B and B is called complementary event of A if A, B are mutually exclusive and exhaustive। बोल रहा है अगर A, B mutually exclusive है, exhaustive है, तो हम बोलेंगे कि A B के complementary और B A के complementary है। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है इन टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी सर, तो बोल रहा है अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अगर कोई टॉस को हम कॉइन कर क्या बोल रहे यार, कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। मतलब अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा। कह रहे हैं टॉसिंग अ डाइस, द अकरेंस ऑफ इवन नंबर 2 4 6 एंड ऑड नंबर 1 3 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये बात तो सही है। तो अगर आप एक डाइस को एक बार उछालते हैं तो सम नंबर और इवन और ऑड नंबर, इवन नंबर आने का चांस क्या 1 3 5 3 और ऑड नंबर क्या 2 4 6 आने का चांस क्या 3। तो ये कह सकते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है। क्लियर बात, समझ में आई बात? हाँ जी सर। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है जी सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, आई सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स क्या बोल रहा है ये देखते हैं। कह रहा है सिंपल और कंपाउंड इवेंट्स का मतलब कि सर अगर एक
कोई भी काम होगा, जैसे मान लो हम एक डाइस को फेंकेंगे तो उसमें से जो निकल के आ गया, मान लो कि 5 आ गया, तो वो उसको बोल दिया हम लोग सिंपल इवेंट, सिंपल तरीके से हो गया। और कंपाउंड इवेंट मतलब कि सर एक डाइस को फेंका गया और उसके टोटल इवेंट्स को कंपाउंड इवेंट्स बोल दिया गया। देखो कह रहा है इन केस ऑफ सिंपल इवेंट्स वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सिंपल इवेंट्स। ठीक है, सिंपल इवेंट में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि क्या होने का और ना होने का क्या चांसेस है। कह रहा है इफ अ डाई इज रोल्ड वंस एंड ए बी दैट फेस नंबर 5 इज टर्न्ड अप देन ए इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। सिंपल सी बात बोला एक डाइस को फेंके, अब जब हम लूडो खेलते हैं तो एक डाइस को फेंके और फेंकते ही जैसे ही मेरे पास गोटी नंबर 5 आ गया, मतलब 5 मेरे पास आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपल इवेंट हुआ। अब इन द केस ऑफ कंपाउंड इवेंट वी कंसीडर द जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। मतलब सीधा सीधी बात है, अगर एक डाइस को हम फेंकेंगे या फिर मान लेते हैं दो कॉइन को हम फेंक दे रहे हैं और दो कॉइन को एक साथ फेंक दे रहे हैं, ठीक है, तो दो कॉइन को एक साथ फेंकने पर जो हमारा ज्वाइंट में आएगा, जैसे दो कॉइन को फेंकेंगे तो या तो एक हेड आएगा या एक टेल आएगा, सिंपल सा बात है ना, इसको समझिएगा। दो कॉइन को फेंकेंगे तो या तो एक हेड आएगा या एक टेल आएगा, या एक टेल आएगा एक हेड आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा, यही है, इतना ही इवेंट्स होने का चांसेस है अगर दो कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो। हाँ जी सर, तो इतना अगर इवेंट होने का चांसेस है, ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है और भी है, या टेल आएगा हेड आएगा, मैंने लिख दिया क्या, ओ अच्छा लिख तो दिया है सारा, ठीक है हो गया, इतना ही चांसेस है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या होगा सर, इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट्स। क्लियर है, यही देखिए लिखा हुआ है, इफ 2 coins are tossed simultaneously and we consider the probability of getting 2 heads, we are dealing with the compound events। समझ में आया बात। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर हम दो कॉइन सिक्का को उछालेंगे एक साथ तो हम लोग प्रोबेबिलिटी 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इवेंट्स। अब आ जाए इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। आइए, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब अब नाम से सुन के लग रहा है स्वतंत्र है, उसको कहीं कुछ मतलब नहीं है। हाँ जी सर, ये तो पता लग रहा है, आइए पढ़िए तो और समझ में आता है। कह रहा है 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if the occurrence of one does not affect it is and is not affected by occurrence of other। मोटा भाई साहब एक बात बताओ, सिंपल सा बात बताओ, दो भाई हैं और दो भाई में एक को लड्डू पसंद है और एक को रसगुल्ला, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर एक भाई को, दोनों भाई को लड्डू ही पसंद है तो भाई साहब एक का लड्डू अगर खा गया तो दूसरा पे इफेक्ट पड़ेगा, वो रोने लगेगा, पूरा चिल्लाएगा, मार देंगे हम, फाड़ देंगे हम, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, होगा? हाँ सर होगा। तो इसी तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब कि जब दो चीज हो रही होगी तो वो एक दूसरे से इफेक्ट नहीं करेगा, एक का अकरेंस मतलब एक का होना दूसरे का होने या ना होने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आइए एग्जांपल देखिए, कह रहा है इन टॉसिंग अ डाई ट्वाइस, ठीक है, अगर दो अलग अलग क्या डाइस को हम एक साथ फेंक रहे हैं, द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 in the second throw is independent of getting 5 in the first throw। ये बात तो सही बात है, इसमें क्या दिक्कत है, बोला दो लूडो का गोटी है, हम उछालेंगे दोनों को एक साथ, एक में 4 आने का पॉसिबिलिटी, एक में 5 आने का पॉसिबिलिटी, दोनों का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ भाई, एक भाई को लड्डू पसंद था, लड्डू खा लिया, एक भाई को रसगुल्ला पसंद था, रसगुल्ला खा लिया, सिंपल। जब दो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो फिर दोनों को क्या फर्क पड़ने जा रहा है इससे, सही है बात। अब आइए देखिए दूसरा एग्जांपल, कह रहा है इन टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकंड थ्रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग हेड इन द फर्स्ट थ्रो। हाँ बात, ये भी बात सही है कि अगर दो सिक्का को एक साथ उछाल देंगे तो पहला में हेड आए और दूसरा में टेल आए, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, दो सिक्का अलग अलग उछाला जा रहा है, दो लोग अलग अलग हैं। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहने का मतलब कि एक के अकरेंस की वजह से, अकरेंस मतलब होना, एक का होना दूसरे का होना या ना होने की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब चलिए चलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स में। तो डिपेंडेंट इवेंट सिंपल अभी बताया ना आपको, क्या कि वो इवेंट जहां एक के होने की वजह से दूसरा इंपैक्ट करेगा। एग्जाम्पल दूं, हाँ भाई वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, सर दोनों को लड्डू पसंद है, अब दो ही लड्डू थे, पहला वाला लिया खा, तो दूसरा वाला क्या करेगा, रोने लगेगा, भाई हाय मेरा लड्डू गया, हाय मेरा लड्डू गया, तो ये हो जाएगा। हाँ जी, आइए देखते हैं रियल एग्जांपल। कह रहा है 2 इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट व्हेन द अकरेंस ऑफ वन डज अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। तो एक के होने की, अकरेंस होने की वजह से, यानी कि एक का अकर करने की वजह से
दूसरे का इवेंट भी इफेक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फॉर अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स and is not replaced, this will affect the probability of second card being drawn। एक बात एकदम ध्यान से समझिएगा और बताइएगा मुझे कि मान लेते हैं मेरे पास 52 ताश के पत्ते हैं। अगर मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई साहब ऐसा है कि एक बार एक कार्ड निकाल लिया ना तो फिर उसको उसमें नहीं रख सकते। अगर एक कार्ड को एक बार निकाल लिया और उसमें नहीं रख सकते तो इसका मतलब फिर दूसरा बार जब हम कोई कार्ड वाला गेम करेंगे तो मेरे पास 51 कार्ड ही बचेगा, तो वो रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। तो यही कह रहा है कि अगर एक इवेंट के होने की वजह से दूसरा इवेंट अफेक्ट करेगा, मतलब अगर मैं ये कहूं 52 पत्ते हैं, उसमें से एक रानी को हम चुरा लिए क्योंकि मेरी रियल रानी तो मेरे को मिली नहीं, तो हमने क्या किया, 52 पत्तों में से एक रानी को अपनी रानी समझ के उसके दिल में बैठा के रख लिया। हाय क्या बात है। अब वो रानी मेरे पास आ गई तो वहां 4 राजा थे और 3 ही रानी बची, तो 4 राजा 3 रानी झगड़ा करने लगे, बोले भाई क्या हो गया क्या हो गया, एक रानी कहाँ चली गई, तो वो रानी चली गई। अब मेरे को बताओ 52 में से 51 बच गए, 51 बच गए तो वो सारे लोग अपने आप में झगड़ा, मेरे परिवार का एक मेंबर चला गया तो दिल रोएगा ना, दुखेगा ना, तो इफेक्ट तो करेगा ना। हाँ जी सर, तो इस तरह से याद रखिएगा आप इसको कि अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाएगा और उसको दोबारा नहीं जाएगा, मतलब नॉट रिप्लेसेबल है, तो वहां इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड इज 4/52 और 1/13। अगर किसी एक कार्ड को निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है, वो 4/52, क्योंकि हर एक कार्ड 4 होता है वहां पे। ठीक है, कि राजा भी 4, रानी भी 4, 1 भी 4, 2 भी 4, 3 भी 4, 4 भी 4, तो हर कार्ड 4 होते हैं, ये बात पता है आपको 52 पत्तों में से। तो एक 1/13 क्या हो जाएगा, एक कार्ड को किंग निकालने का पॉसिबिलिटी 1/13 है। बट इफ द कार्ड ड्रॉन किंग इज नॉट रिप्लेसेबल इन द पैक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन अगेन इज 3/51। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब मुझे एक बात बताइए, बोला भाई साहब रानी एक रानी होने की क्या प्रायिकता है, तो रानी 4 थी, 4/52 कर दिए, आंसर 1/13 आ गया। ठीक है, हाँ जी सर। अब उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसको दोबारा उसमें नहीं रखे, तो मेरे पास कितने इवेंट्स, 51। अब 51 पत्ते बचे, आप फिर पूछे कि रानी होने की क्या प्रायिकता है, तो रानी भाई 3 ही ना बची है, तो 3/51 हो गया। देख लो आंसर्स में इसमें ये अनमैच हुआ कि नहीं हुआ, तो एक के होने की वजह से दूसरे में इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का वैल्यू मुझे तो लगता है कि आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए इंडिपेंडेंट को म्यूचुअली इंक्लूसिव भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको म्यूचुअली इंक्लूसिव भी कहा जाता है। सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कैसे याद रखें, म्यूचुअली इंक्लूसिव इंडिपेंडेंट होता है और एक्सक्लूसिव डिपेंडेंट, तो ऐसे याद रखिए, इंडिपेंडेंट इंक्लूसिव IN और डिपेंडेंट बाकी जो बचा वो डिपेंडेंट एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो याद हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा इसको नोट्स बना के बता दूं मैं, क्या आप लोग बना लोगे, चलो यार थोड़ा मेहनत करो, बनाओ, मैं क्या नोट्स बनाऊं हैं। बाकी कोई दिक्कत अगर आया तो मुझे क्या करना, व्हाट्सएप कर देना है ना, व्हाट्सएप करके और फिर कोई भी जानकारी लेनी होती हो ले लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी और थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाँ जी सर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।